नहीं, यूपीएससी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऐसा ही करता है। कभी भी वो डायरेक्ट या एकदम टॉपिक से कोई सिलेबस से सीधे कोई क्वेश्चन नहीं बनाता। वो ये देखना चाहता है कि आपको सब्जेक्ट की समझ कितनी है और आप केवल एकेडमिक अप्रोच से सब्जेक्ट को पढ़ कर आए हैं या आपका मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। आप जब आप हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहे हैं तो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझ रखते हैं कि नहीं रखते? इंटरलिंकिंग आपको आती है कि नहीं आती? जब आप अब देखिए, मैंने जो आज आपको पढ़ाया है उसमें कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड संबंधित नहीं है। बस कंपनी कैसे आई भारत में और कैसे उसने पुर्तगालियों को हराया और कैसे सुवाली की बैटल हुई और फिर कैसे 1765 तक बक्सर का युद्ध हुआ और कंपनी बन गई। लेकिन इससे आपको, मैं इसको स्किप भी कर सकता था, मैं सीधे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पकड़ता और बताना शुरू कर देता। लेकिन इससे आपका बैकड्रॉप, बैकग्राउंड, बैक स्टेज डेवलपमेंट और कोरिलेशन, अब आप इंटर रिलेशन की उस समय के हालात कैसे थे, जो कंपनी आखिरकार कैसे एक विदेश की कंपनी आई और भारत में उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली। आगे जब हम लिखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये सवाल होगा ना, ये हुआ क्यों और कैसे? उसके लिए आपको लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो जब आप लीगल हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर उस समय की सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। मतलब बक्सर का युद्ध हो रहा था और क्लाइव के पास कुछ 100 लोग थे और मीर जाफर में हजारों की फौज थी। और उस मैदान में, बक्सर के मैदान में जहां युद्ध हुआ, तब तो आमने सामने की लड़ाई होती थी। हजारों लाखों भारतीय खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, ताली बजा रहे थे। और जब क्लाइव जीत गया तो वो बेहद खुशियों से उछलने लगे, क्योंकि उस समय तक उनको अपने बादशाहों से इतनी नफरत हो चुकी थी कि वो ये मानते थे कि ये जो हमारे अपने लोग हमारे ऊपर हुकूमत अब तक करते आए हैं, इन्होंने हमको भूखा नंगा और हर तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो अब ये विदेशी गोरे आ जाएं, ये ठीक, ये जाएं यहां से। और यही वो दौर था जो, इसलिए मुगल पीरियड में, लेटर मुगल्स में कास्ट सिस्टम, फ्यूडलिज्म और सब कास्ट, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग होने लगी, पर्दा प्रथा वगैरह आने लगी, क्योंकि उस समय का सोशल सेटअप जो एंशिएंट इंडिया में था उससे बिल्कुल बदल चुका था। यानी आप सोचिए कि जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है ग्रीन पार्क स्टेडियम में या वानखेड़े स्टेडियम में, और आप ताली बजा रहे हैं, अगर विरोधी टीम जीत रही तो हजारों लोग खड़े हैं, कोई लड़ने नहीं जा रहा है, वो खुश हैं कि ये हार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा मीर जाफर, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर जाफर, बोले ये हैं इसी लायक। और इन्होंने इतने जुल्म सितम हम पर किए हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है और ये लगान के नाम पर हमारा चमड़ी उधेड़ लेते हैं, हमारे घर की बहू बेटियों को उठा ले जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो घर की बहू बेटियों को बाहर निकलने से रोक दिया और कहा अगर बाहर निकलो तो पर्दा में रहकर निकलो, पता नहीं कौन राह चलते तुम्हारे को देख के पसंद कर ले, उठा के लेके चला जाए। तो आदमी हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन भूख, जिल्लत और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तीनों एक साथ हो जाए तो फिर उसकी मौत आ जाए वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो जो उसको ये जुल्म सितम दे रहा है, उससे कुछ नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता, तो उसके मौत की, उसके हारने की, उसके मरने की दुआ तो कर सकता ऊपर वाले से कि भगवान ये हार जाए, मर जाए, कुछ हो जाए इसको। ये हो रहा था उससे।
और इसलिए क्लाइव ने सबसे पहला काम ये किया। फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना? लॉर्ड क्लाइव ने बनाया। ये जो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी सब बना, ये सब उसने कहा अगर हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है तो सबसे पहले उनको अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री, अपने सिविलाइजेशन, उसके उनको पास्ट, उनका जो गौरवमय इतिहास और जो उनका अपना ओरिजिनल रहा है उससे काट के खत्म कर। उसने अपनी रिपोर्ट में भेजा है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां चोरी नहीं होती है, जहां लोग बड़े खुशहाल हैं, जहां सामाजिक सौहार्द है, जहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। उसने कहा ये सब पैदा करना पड़ेगा, अगर इनको बांटोगे नहीं तो इन पर राज नहीं कर पाओगे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने पॉलिसी चलाई तो हम क्यों चलने दिए? क्योंकि हम खुद उसके लिए जिम्मेदार थे। इज दैट क्लियर? हाँ, बहुत ये गुरु मंत्र है।